गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ नॉन फूड क्रॉप्स, मतलब ऐसे क्रॉप्स जो क्रॉप्स तो हैं बट हम उसे खाते नहीं हैं, हम लोग उससे अदर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि रबर, देन फाइबर। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले किसके बारे में, अबाउट दी रबर। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं अबाउट दी रबर। अब देखिए, ये रबर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट में से। तो मैं आपको ये पिक दिखा रहा हूँ, देखिए, इट इज़ अ प्लांट ऑफ अ रबर प्लांट है। क्या किया जाता है इसमें? ऐसे होल बनाकर कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स टांग दिए जाते हैं और उसमें धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ मिल्क लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, उसी से रबर बनता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, याद रखेंगे आप लोग कि रबर या इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। अब इक्वेटोरियल क्रॉप का मतलब क्या? एक ऐसा क्रॉप जिसे क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ठीक है, कोई भी क्रॉप जिसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, दैट आर नोन एज इक्वेटोरियल क्रॉप। सेकेंड पॉइंट ये याद रखिएगा आप लोग, इसे लगाया कहाँ जाता है? तो इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। इन रबर की खेती ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में की जाती है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब इसे गर्मी भी पसंद है और वहाँ पे मॉइस्चर भी होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो रेनफॉल कितना होना चाहिए? तो रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, मतलब इसे वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। वाटर रिक्वायरमेंट कितना होती है? साल भर में कम से कम 200 सेंटीमीटर बारिश या इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। और पांचवा है, टेम्परेचर कितना लगता है इस क्रॉप को उगने के लिए? टेम्परेचर इज़ अबव 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है रबर की, कि रबर इज़ इक्वेटोरियल क्रॉप। ये कहाँ उगता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। इसे मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, बारिश चाहिए तो मोर देन 200 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। ठीक है, अब आपको पता है कि रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हम लोग रबर, आप खुद अपने सराउंडिंग में देखिए, हम लोग रबर इन वेरियस फॉर्म हम लोग खुद यूज़ कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं कि रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़, है ना? क्योंकि बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोग रबर देखते हैं, टायर का रबर बोलो या हाथ से मिटाने का रबर, डिफरेंट फॉर्म्स में रबर अवेलेबल है। तो एक इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है। फिर अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, तो स्टेट्स जैसे कि केरला, देन तमिलनाडु और गैरो हिल्स ऑफ मेघालय, यहाँ पर रबर प्लांटेशन किया जाता है। और एक बात और है कि 2010 और 11 में इंडिया वॉज द 4th अमंग द वर्ल्ड नेचुरल रबर प्रोडक्शन। इसकी कोई वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही बता रहा है कि 2010 और 11 के बीच में जब सर्वे हुआ तो इंडिया 4th रैंक पे था इन द वर्ल्ड रबर प्रोडक्शन। समझ रहे हैं? सबसे ज़्यादा रबर की खेती करने में इंडिया 4th रैंक पे था इन 2010 एंड 11। तो आप लोग इतने पॉइंट्स याद रखेंगे किसमें? अबाउट दी रबर। स्टेट्स के नाम याद रखिएगा, कितना बारिश चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कौन से एरियाज़ में लगता है और कैसा क्रॉप है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अबाउट फाइबर क्रॉप्स।
तो फाइबर क्रॉप्स मतलब अब तो समझ गए होंगे हम कितने सारा फाइबर अपने अक्रॉस यूज़ करते हैं, चाहे वो पैर पोंछने का कारपेट क्यों ना हो या फिर बोरा बोलिए, ठीक है, इसको गनी बैग कहते हैं हम लोग, या हम जो ड्रेस पहनते हैं वो सब क्या है, ऑल आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो यहाँ पर हम फाइबर्स की बात कर रहे हैं जो नेचुरल फाइबर्स हैं, ठीक है। तो टोटल हम 4 फाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो फाइबर है दैट इज़ जूट, देन कॉटन, देन हेम्प और लास्ट वन इज सिल्क, ठीक है। ये 4 फाइबर क्रॉप्स हैं। इसमें से देखिए जो ये 3 फाइबर क्रॉप्स हैं, जूट, कॉटन और हेम्प, ये हमें प्लांट से मिलता है। और जो ये 4th टाइप है दैट इज सिल्क, वो हमें कहाँ से मिलता है, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स। आपको ये इमेज दिख रही है, द पिक इज ऑफ द सिल्क वर्म। और एक बात बता दूं आपको, तो सिल्क वर्म को जब ग्रो कराया जाता है तो वहाँ पर एक स्पेशल प्लांट यूज़ किया जाता है, उसकी पत्तियाँ, दैट इज़ मलबेरी लीव्स। सिल्क वर्म को मलबेरी लीव्स बहुत पसंद है, तो एज अ फूड उन्हें मलबेरी लीव्स दी जाती है। तो उसमें क्या होता है, सिल्क वर्म खाता है और अपने अराउंड क्या फॉर्म करता है, कुकुन्स। क्या फॉर्म करता है, कुकुन्स। कुकुन्स क्या है, तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर इन विच वो इंसेक्ट जो होता है, जो सिल्क होता है, वो वर्म होता है, वो उसके अंदर रहता है और अपने बॉडी के सराउंडिंग में वो सिल्क से एक कवरिंग बना लेता है। तो उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, कुकुन्स। क्या कहते हैं उसे, कुकुन्स। और उसी कुकुन्स को गर्म पानी में खौला दिया जाता है और उससे उस वर्म को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। आपको पिक भी दिख रहा होगा कुकुन्स का। और आपको पता है सिल्क इज़ अ वेरी कॉस्टलियर फाइबर, क्योंकि इसका बनाने में भी मेहनत लगती है ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। और ये जो वर्क है, मतलब रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, इसे ही हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं, सेरीकल्चर का मतलब क्या, सेरीकल्चर का मतलब रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। मतलब सिल्क वर्म को पालना किस चीज़ के लिए, ताकि उसमें से हमें सिल्क मिल सके, उसे ही कहा जाता है सेरीकल्चर। तो आप याद रखिएगा, फाइबर क्रॉप में हमें टोटल 4 फाइबर्स हैं, जूट, कॉटन, हेम्प, सिल्क। सिल्क कहाँ से हमें मिलता है, सिल्क वर्म से। और सिल्क वर्म कौन सी लीव्स खाती हैं, मलबेरी लीव्स, और वो अपने अराउंड फॉर्म्स करती हैं कुकुन्स। और इसी रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, ताकि हमें सिल्क मिल सके, इसी को बोला जाता है सेरीकल्चर। अब हम क्या करते हैं, हमारे बुक में ये 2 फाइबर्स के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है अबाउट कॉटन। तो कॉटन्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो आपको पता है कॉटन का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, और 2008 में इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। फिर कॉटन कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, मतलब जो कपड़े बनाती है इंडस्ट्रीज़, उसके लिए एक अच्छा रॉ मटेरियल है। फिर अगर हम बात करें कि कॉटन को कैसा चाहिए, तो कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको कैसा चाहिए, ब्लैक सॉइल, ठीक है। कॉटन ब्लैक सॉइल पे बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, ठीक है। और इसे देखिए एक चीज़ और चाहिए, इसे 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए एंड ब्राइट सनशाइन। फ्रोस्ट फ्री डेज का मतलब जब हवा में नमी नहीं होती, बहुत कम होती है नमी या कोहरापन नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं फ्रॉस्ट फ्री डेज। तो उसे अराउंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज मिल चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए। फिर एक बात बताऊं आपको कि कॉटन इज़ अ खरीफ क्रॉप। कैसा क्रॉप है, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। और इसको कितना रिक्वायरमेंट लगता है, इट रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर। मतलब फुल लगाने से फाइनल ग्रोथ होने तक कंप्लीट कितना समय लगता है,
6 से 8 महीना। और हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कपास की खेती की जाती है जहाँ पर, तो ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, दैट इज़ महाराष्ट्र, देन गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर कॉटन की खेती होती है। तो आपको इतने ही पॉइंट्स याद रखना है। और कॉटन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कॉटन ये वर्ड बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अबाउट दी जूट। तो जूट फाइबर में आप क्या क्या पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहला कि इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। समझ रहे हैं, हर चीज़ के लिए एक टर्म दिया गया है, तो उसी प्रकार से जूट को बोला जाता है गोल्डन फाइबर। आई थिंक उसका कलर गोल्डन होता है लिटिल बिट, इसीलिए उसे गोल्डन फाइबर कहते हैं, सॉरी गोल्डन फाइबर कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। अब बात नेक्स्ट पॉइंट की करें, तो इसे कैसी सॉइल चाहिए, तो इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, ठीक है। और कहाँ पे, इन द फ्लड प्लेन्स। अब फ्लड प्लेन्स का मतलब क्या, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं, जैसे यूपी बिहार में बहुत एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और वहाँ पर फ्लड आता है, मतलब वही फ्लड आता है। तो उसके कारण क्या होता है पता है आप लोग को, जब कभी भी फ्लड आता है तो वो जो सॉइल होती है ना वो रिन्यू हो जाती है। क्योंकि जब आपको पता है अगर कभी आपके अराउंड अगर कभी बाढ़ आया होगा तो पानी के साथ मिट्टी भी आती है, सॉइल भी आती है धुलकर। तो जब वाटर चले जाता है तो वहाँ पर एक न्यू सॉइल की लेयर बन जाती है। तो हर साल फ्लड प्लेन्स में न्यू वेल सॉइल आती है, ठीक है। तो जूट को कैसा रिक्वायरमेंट है, इसे वेल ड्रेन्ड चाहिए। वेल ड्रेन्ड मतलब जहाँ पानी नहीं रुकता हो, सॉइल फर्टाइल होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली कहाँ, इन द फ्लड प्लेन्स। फिर एक पॉइंट है कि इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, मतलब जिस समय वो ग्रो हो रहा होता है उस समय उसे बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। फिर कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर जूट की खेती की जाती है, तो स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, देन बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर जूट की खेती की जाती है। और एक बात आप याद रखिएगा कि जूट से क्या बनाया जाता है, जूट से बनाया जाता है गनी बैग्स, जो हम लोग बोरा बोलते हैं ना जिसमें गेहूँ चावल खरीदते हैं, फाइबर वाला, दैट इज कॉल्ड गनी बैग्स। देन मैट्स, पैर पोछने वाले, रोप्स, देन यार्न, कारपेट्स, और भी बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें जूट से बनाए जाते हैं। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि इसका जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इट इज़ अ हाई कॉस्ट फाइबर, इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, इसी कारण से इसका मार्केट धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि आप देखिए अगर हम मार्केट में जाते हैं ख़रीदने कोई चीज़, 150 रुपये में बहुत अच्छी टी शर्ट हमें मिलती है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें एज अ रोप, जूट को यूज़ किया जाता है, पर जूट के जो बोरे मिलते हैं मार्केट में वो बहुत महंगे होते हैं। बट आजकल जो प्लास्टिक्स के बोरे आ गए हैं वो सस्ते हो रहे हैं, इसीलिए मार्केट में अगर आपके यहाँ चावल और गेहूँ आता होगा तो आप देखिएगा पहले के ज़माने में जूट के बोरों में गेहूँ और चावल मिलता था, पर अब आप देखेंगे तो प्लास्टिक के गनी बैग्स या बैग्स यूज़ किए जाते हैं। तो ड्यू टू दी हाई कॉस्ट जूट का मार्केट धीरे धीरे कम हो रहा है। और जो पैकिंग मटेरियल है जैसे कि मतलब ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि नायलॉन, उसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ ऑल्टरनेटिव ऑफ जूट। तो इतने पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स आप लोग जूट में याद रखिएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग अबाउट टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। बाय बाय।